गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, माई सेल्फ सुधीर सर बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। तो जैसा कि आपको पता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिक्स की मेरी ये लेक्चर सीरीज चल रही है। मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ नए मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको अर्थमेटिक मीन के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स पढ़ाए थे, स्पेशली वेटेड अर्थमेटिक मीन एंड ट्रिम्ड मीन या ट्रिम्ड अर्थमेटिक मीन। चलिए जी, तो जब हम क्लास की स्टार्टिंग मेरे बच्चों कर रहे थे तो मैंने आपको 3 टाइप के न्यूमेरिकल सेंट्रल वैल्यू फॉर्मुलेशन बताए थे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो आज मेरे बच्चों, आज की क्लास में हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पर थोड़ा सा वर्क करेंगे कि ये कैसे फॉर्मुलेशन डेवलप होती है और किस फॉर्मेट के डाटा पर या किस टाइप के डाटा पर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन वर्क करता है। बिल्कुल सिंपल है ज्यादातर चीजें। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। तो मेरे बच्चों सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक मीन है क्या। ज्योमेट्रिक मीन इज वन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मींस अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल डाटा है, उसकी सेंट्रल वैल्यू या एवरेज को कैलकुलेट करने का एक तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अर्थमेटिक मीन भी एक तरीका था, आगे चल के हार्मोनिक मीन भी एक तरीका होगा, मीडियन और मोड भी एक तरीके थे। लेकिन इसमें स्पेसिफिक क्या है, सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक मीन जब डिफाइंड होगा वो उन्हीं टाइप के डाटा पर होगा जिसमें सारी ऑब्जर्वेशंस पॉजिटिव होंगी। ठीक है, आप थोड़ा बात को समझिए। जब मैं अर्थमेटिक मीन आपके सामने डिफाइन करता हूं तो मैं ऑब्जर्वेशंस पर कोई कंडीशन नहीं लगाता हूं, बट व्हेन वी डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन फॉर ए न्यूमेरिकल डाटा मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब एक भी ऑब्जर्वेशन आपके डाटा के अंदर ना तो जीरो होनी चाहिए और ना नेगेटिव होनी चाहिए। बी केयरफुल। इसका मतलब जो डाटा कंसीडर होगा वो क्या होगा, लेट एक्स आई ओब्लिक एफ आई गोज फ्रॉम 1 2 3 अप टू डॉट डॉट एन तक, सच दैट ईच एक्स आई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर ऑल आई। बी केयरफुल। इसका मतलब है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। एक भी ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं है और एक भी ऑब्जर्वेशन मेरे बच्चों नेगेटिव नहीं है। अब सवाल ये आता है कि चलो ठीक है सुधीर सर, आपकी बात हम मान लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव डाटा। सो हाउ टू डिफाइन द ज्योमेट्रिक मीन। मेरे बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन इज डिनोटेड बाय जी एंड डिफाइंड एज equal to x1 to the power f1 into x2 to the power f2 into dot dot xn to the power fn to the whole power 1 upon capital N, where capital N is nothing but summation of the total frequency f of this one. That's it मेरे बच्चों। तो बेसिकली हम यहां क्या काम कर रहे हैं, हम ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन कर रहे हैं किसी भी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस को लेके। तो क्या रूल बनाया, ऑब्जर्वेशन उसकी पावर द फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन उसकी पावर द फ्रीक्वेंसी इनटू एक्शन उसकी पावर द फ्रीक्वेंसी, द होल पावर 1 अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल ठीक है, सिंपल है। अब क्योंकि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो सारी पॉजिटिव है, तो जो राइट हैंड साइड आपके सामने लिखी है दिस मस्ट बी पॉजिटिव। और आपको पता है कि अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव थिंग है तो मैं उसका लॉगरिथमिक ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इस चीज को सिंपलीफाई करने के लिए टेक लॉग बोथ ऑफ द साइड। तो जब आप लॉग लेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, लॉग जी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एफ ऑफ आई इंटू लॉग ऑफ एक्स आई। बिल्कुल सिंपल है, लॉगरिथमिक के ये रूल है।
बहुत बेसिक रूल है मेरे बच्चों ये लॉगरिथमिक के, तो हो सकता है ये लॉगरिथमिक के रूल आपको समझ में आते हो। चलिए, अब अगर मैं दोनों तरफ का एंटी लॉग ले लूं तो यहां से मुझे क्या फॉर्मुलेशन बनेगी, g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i log of xi। आप गौर से समझिए। सो बेसिकली ये मैं क्या कर रहा हूं, आप थोड़ा अगर देखें, अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है g, दिस इज व्हाट बेसिकली एंटी लॉग ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मींस अगर आपको किसी डाटा का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सबसे पहले तो डाटा की सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, ओके। फिर आप सारी ऑब्जर्वेशन का लॉग कर दीजिए, लॉग xi। जब आपको लॉग xi मिल जाएगा आप उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर देना, ओके। 1/n समीशन f of i log of xi। सो बेसिकली दिस इज व्हाट अर्थमेटिक मीन ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और जब ये आ जाएगा उसका एंटी लॉग कर देना, जो भी आपका बनेगा दिस इज योर वेरी फेमस ज्योमेट्रिक मीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मेरे बच्चों ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर अगर डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी ना होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फ्रीक्वेंसी हटा दीजिए, क्या रूल बन जाएगा, x1 इंटू x2 इंटू xn टू दी पावर 1/n, ऐसे फॉर्मूला कर लीजिए। सुधीर सर अगर डाटा हमारा कंटिन्यूअस इंटरवल की फॉर्म में हो तो बेटे जैसे अर्थमेटिक मीन में आपने x1 x2 xn कैलकुलेट किया था ना, एवरेज लेके क्लास इंटरवल की बाउंड्रीज का, ऐसे आप x1 x2 xn निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेम तरीके से काम होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते टाइम आपकी कोई भी ऑब्जर्वेशन नेगेटिव या जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लॉगरिथमिक यूज करना है। सो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन इज व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट एंटी लॉग ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ द ऑब्जर्वेशन। चलिए ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर ज्योमेट्रिक मीन आप डिफाइन क्यों कर रहे हैं, जब अर्थमेटिक मीन में सब कुछ काम ठीक चल रहा था, सो व्हाई वी यूज ज्योमेट्रिक मीन। मेरे बच्चों मैंने जैसा कि आपको बोला था कि सेंट्रल वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हम लोग डेवलप करेंगे। कुछ स्पेसिफिक ऐसे तरीके हैं जो किसी स्पेसिफिक डाटा के लिए ही डेवलप किए गए हैं, उनमें से एक है ज्योमेट्रिक मीन। तो आप जब थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी जो आपका पेपर है उसको पढ़ेंगे, तो वहां पे एक टर्म आएगी इंडेक्स नंबर थ्योरी। तो इंडेक्स नंबर थ्योरी में या तो वेटेड अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल होता है या तो ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल होता है। दूसरा, अगर कभी आपको एवरेज ग्रोथ रेट निकालना होगा किसी भी इकोनॉमी का, ग्रोथ रेट समझते हैं, अगर आपको ग्रोथ रेट का एवरेज करना होगा तो ग्रोथ रेट का एवरेज हम अर्थमेटिक मीन से ना करके किससे करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन से करते हैं। तो ये दो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, यूजेस हैं किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलेंगे जैसे या मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चों जैसे अर्थमेटिक मीन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अर्थमेटिक मीन के अंदर 4 प्रॉपर्टी हुआ करती थी, मैंने चारों के प्रूफ आपको समझाए थे। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है, एंड दिस इज वेरी फेमस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो पिछली क्लासेस में मैं आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी का मतलब समझा चुका हूं, जिसको हम कंपाउंड ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं या कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टी, वो सिंपल कहता है कि अगर एक ग्रुप का साइज आपको पता है, उसका ज्योमेट्रिक मीन पता है, दूसरे ग्रुप का साइज आपको पता है, ज्योमेट्रिक मीन पता है, तो दोनों ग्रुप्स को कंबाइंड किए बिना आप कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रॉपर्टी होती है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन की। तो अब आप बोलेंगे सुधीर सर अगर प्रॉपर्टी होती है तो क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या होगी। वो प्रॉपर्टी मेरे बच्चों दो ग्रुप्स को लेके बनेगी। जैसे मान लीजिए
आपका एक ग्रुप है जिसका साइज है n1, ज्योमेट्रिक मीन है g1। दूसरा ग्रुप है जिसका साइज है n2, ज्योमेट्रिक मीन है g2। ऑब्वियसली बात है, कंबाइंड ग्रुप जब बनेगा तो उसका साइज बनेगा n1 प्लस n2 और ज्योमेट्रिक मीन होगा g। मान लीजिए, तो g आपको कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों। अब जो रिलेशन है इनके बीच में वो डिफाइन कर रहा हूं। क्या रिलेशन है? log g इज इक्वल टू n1 log g1 प्लस n2 log g2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। समझ गए? सो बेसिकली g1 g2 n1 n2 और g के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनता है ऐसे। तो आपको g1 पता होगा, g2 पता होगा, n1 पता होगा, n2 पता होगा। आप राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो log g राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। अब दोनों तरफ का एंटी लॉग कर देंगे तो आपको g मिल जाएगा। और g क्या है? कंपाउंड या कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन है दोनों ग्रुप्स का। तो यहां पे आपने बेसिकली क्या किया है? दोनों ग्रुप्स को बिना कंबाइंड किए हुए आपने कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया है। अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर आपको कैसे पता लगा कि फॉर्मूला यही बनेगा? मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, आप एक सेकंड में इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? देखिए, वही एकदम सिंपल रूल है। आप दो डाटा ले लीजिए। मान लीजिए एक डाटा है x1 x2 डॉट डॉट xn1 और इसका ज्योमेट्रिक मीन है सपोज g1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? g1 इज इक्वल टू x1 इंटू x2 अप टू डॉट डॉट xn1 टू दी होल पावर 1 अपॉन n1। मान लीजिए मैं विदाउट फ्रीक्वेंसी डाटा की बात कर रहा हूं। दूसरा डाटा ले लीजिए y1 y2 डॉट डॉट yn2, इसका ज्योमेट्रिक मीन है g2। तो मेरे बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा? g2 इज इक्वल टू y1 इंटू y2 अप टू डॉट डॉट yn2 टू दी पावर 1 अपॉन n2। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। अब पहले वाली इक्वेशंस को आप कैसे लिख सकते हैं? पहले वाली इक्वेशंस को लिख सकते हैं log g1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 समीशन I गोज फ्रॉम 1 टू n1 log xi, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी को कैसे लिख सकते हैं? log g2, मतलब पहले वाली इक्वेशन का मैंने log ले लिया दोनों तरफ, अब दूसरे वाली इक्वेशन का log ले लेता हूं। log g2 इज नथिंग बट 1 अपॉन n2 समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n2 log yj, इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली अपने इंडिविजुअल ग्रुप्स की। तो जो मेरे इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं उनका इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर लिया। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अगर मैं इंडिविजुअली बात ना करके कंबाइंड की बात करता तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैसे बनता? आप जी कहते और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? सारी ऑब्जर्वेशंस का मल्टीपल टू दी पावर 1 अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कंबाइंड या कंपाउंड ज्योमेट्रिक मीन कैसे बनता? ऐसे बनता x1 इंटू x2 अप टू डॉट डॉट xn1 इंटू y1 इंटू y2 अप टू डॉट डॉट इंटू yn2 टू दी होल पावर 1 अपॉन n1 प्लस n2 मेरे बच्चों बनता। वेरी सिंपल। अब अगेन टेक log बोथ ऑफ द साइड। तो जब log लेंगे आप तो log g किसके बराबर बनेगा? 1 अपॉन n1 प्लस n2 ब्रैकेट समीशन I गोज फ्रॉम 1 टू n1 log xi एंड प्लस समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n2 log yj। समझ रहे हो बेटा? जो ये जो एक्सप्रेशन आप यहां देख रहे हो, इस वाले पार्ट को मैंने जब log लेंगे तो लोगरिथमिक में समीशन हो जाता है। इस वाले पार्ट को मैंने ऐसे लिख दिया और इस वाले पार्ट को मैंने ऐसे लिख दिया। बिल्कुल सिंपल। अब इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से उठाइए, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 से उठाइए। तो जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? n1 log g1 प्लस n2 log g2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। दैट्स इट। समझ में आया मेरे बच्चों? बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्योमेट्रिक मीन जो अनदर मेजरमेंट है सेंटर वैल्यू का, वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों।
आगे है हार्मोनिक मीन। दिस इज अनदर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू। अब फिर से वही बात, सुधीर सर हार्मोनिक मीन आप किस टाइप के डाटा पे डिफाइन करोगे मेरे बच्चों? तो यहां पे जो डाटा होता है मेरा xi/fi, i goes from 1 to n such that, यहां पे जो कंडीशन लगी होती है वो होती है कि xi नेवर बी 0 फॉर ऑल i। सो बी केयरफुल। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक भी ऑब्जर्वेशन 0 नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक भी ऑब्जर्वेशन 0 नहीं होनी चाहिए, तो आप हार्मोनिक मीन डिफाइन कर सकते हो। अब हार्मोनिक मीन कैसे डिफाइन होता है? h इज इक्वल टू, h इज फॉर हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल N समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f ऑफ i इंटू 1 अपॉन xi। दिस इज द फॉर्मुलेशन फॉर हार्मोनिक मीन। तो बेसिकली अगर आप इसको गौर से देखें तो कहीं ना कहीं इस चीज को अगर आप देखें तो ये अर्थमेटिक मीन ही लिखा हुआ है, लेकिन किसका अर्थमेटिक मीन है? 1 अपॉन xi का। सो बेसिकली हार्मोनिक मीन को हम कैसे रीड करते हैं? हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालना है तो पहले सारी ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल करिए। रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन करिए, और क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेशन का 1 अपॉन करना था इसीलिए मैंने सारी ऑब्जर्वेशंस को नॉन जीरो रखा, क्योंकि अगर एक भी ऑब्जर्वेशन 0 होती तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाता, मैं डिफाइन नहीं कर सकता था। तो कोई भी चीज जब मेरे बच्चों आप लिखते हो तो सबसे पहले तो वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अब वेल डिफाइंड करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, तो मैंने क्या किया, सारी ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल किया, फिर उनका अर्थमेटिक मीन निकाला और जो भी आया उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो मेरा क्या बन के आ गया? हार्मोनिक मीन, विच इज वेरी सिंपल। अब अगेन मेरे बच्चों अगर हम क्विकली बात करें तो कोई बच्चा पूछेगा सर हार्मोनिक मीन का यूज क्या है? भाई आपने ज्योमेट्रिक मीन बना दिया था, आपने अर्थमेटिक मीन बना दिया था, बहुत था, आप हार्मोनिक क्यों मीन बनाया? मैं फिर से वही जवाब दूंगा, बेटा कुछ स्पेसिफिक डाटाज के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो वो जो स्पेसिफिक डाटा है मैं उसको नाम बता रहा हूं। अगर आपको कभी भी एवरेज स्पीड या एवरेज एक्सेलरेशन आपको अगर निकालना होगा तो आप ना तो अर्थमेटिक मीन का यूज कर सकते, ना तो ज्योमेट्रिक मीन का यूज कर सकते। आप किसका यूज करोगे? आप यूज करोगे हार्मोनिक मीन का। दैट्स इट। बस आपकी स्पीड और आपका एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। समझ में आया बेटा? सिंपल था बिल्कुल। अब थोड़ा सा और अगर हम देखें, क्विकली बात करें कि सर क्या इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है? क्या ये किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है जैसे अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन करते थे? आंसर है यस, और वो प्रॉपर्टी है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी। बाकी प्रॉपर्टी ये कोई सेटिस्फाई नहीं करता, सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी। तो अब अगला आपका सवाल होगा कि सर अगर ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो क्या है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी? मतलब क्या है ये तो आपको पता है, लेकिन ये जब सेटिस्फाई करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। यहां पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। क्या समझा रहा हूं कि अगर आपके पास एक डाटा है जिसका साइज है n1, हार्मोनिक मीन है h1, और दूसरा आपका है n2, हार्मोनिक मीन है h2, तो कंबाइंड ग्रुप अगर आप बनाओगे तो उसका ऑब्वियसली बात है साइज बनेगा n1 प्लस n2, और मान लीजिए उसका हार्मोनिक मीन बनेगा h, तो जो रिलेशनशिप होगा वो ये होगा, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू n1 बाई h1 प्लस n2 बाई h2। मेरे बच्चों समझ में आया? अब इसका प्रूफ आप खुद से ट्राई करिए। वही आप दो डाटा कंसीडर करिए, x1 x2 xn xn1, y1 y2 yn2, दोनों के हार्मोनिक मीन लिखिए और फिर कंपाउंड या कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला डालिए और देखिए क्या आप इस फॉर्मूले को डेवलप कर पा रहे हैं। दिस इज योर सिंपल होमवर्क, कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मतलब देखिए जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तब तक मेरे बच्चों आप चीजों को उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ठीक है बेटा,
तो अब तक जो मैंने क्लासेस आपको ली उनमें मैंने क्या करवाया है आपको, किसी भी डाटा की सेंट्रल वैल्यू के जो 3 न्यूमेरिकल मेजरमेंट थे वो डिस्कस किए हैं, है ना। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो कंप्लीट डिस्कशन हो गया। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जब मेरी पूरी यूनिट जो ये चैप्टर नंबर 1 है इसका थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा, तब मैं आपके साथ असाइनमेंट दूंगा आपको। असाइनमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम मीडियन और मोड को डिस्कस करना पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा।